अब मुझे ये करना है कि अभी ये एक मास्टर पेज हमने बनाया था उस दिन। ओके, मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। चलिए, मास्टर पेज करने के लिए मेरे पास होम पेज है। होम पेज में रन करता हूँ। होम पेज रन करने के लिए सिर्फ मैंने राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर पर क्लिक किया। चलिए, ये मेरा होम पेज है। यहाँ पे मैंने अबाउट अस का एक पेज बना के रखा। उसके बाद में सर्विसेज पे अगर क्लिक किया तो उसका एक पेज आता है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो उसका एक पेज आता है। ठीक है, ऐसे ही मुझे अभी यहाँ पे एक काम करना है। तो यहाँ पे मुझे और एक फील्ड चाहिए और एक ऑप्शन चाहिए, रजिस्ट्रेशन। ऐसा जब मैं वहां पे क्लिक करूँ, मतलब यहाँ पे जब मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तब मुझे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही सिर्फ मुझे करना है। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन का लिंक चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक प्रकार का क्या है, मेनू बार है। और वो मेनू बार मैंने मास्टर पेज में लेके रखा है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं फिर। तो मैं मास्टर पेज में आया। अभी मास्टर पेज मेरा ओपन है, वहां पे मेनू बार है और मुझे जो लिंक ऐड करना है वो है रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मुझे वहां पे लिंक करना है। तो उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए एक मेनू तो लगेगा। तो ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन का मेनू ऐड कर देता हूँ। ये चीज करने के लिए मुझे आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है मेरे पास। देखिए, आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं वहां पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब एक्स्ट्रा आइटम डाल देते हैं जिसका नाम रखते हैं अपन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो टेक्स्ट में जाता हूँ और मैं नाम रखता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जस्ट रजिस्ट्रेशन ऐसा लिखा मैंने और ओके बोल दिया। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार फिर से रन करता हूँ। अब रन करने के लिए फिर से राइट क्लिक एंड व्यू इन ब्राउजर। एक्चुअली व्यू इन ब्राउजर बार बार करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस पेज को भी अपन रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अभी पेज रन हो रहा है। जो पहला पेज में अभी रन किया उसका नाम है home.axp। देखिए, अभी मेनू बार में रजिस्ट्रेशन वाला जो लिंक है वो आ गया। मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाए। अब रजिस्ट्रेशन का अगर फॉर्म मुझे लाना है तो पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिंक कर देना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। तो मैं ये बाकी जो मेरे ओपन पेजेस है इनको मैं बंद कर देता हूँ और वहां पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ले लेता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन का पेज लाने के लिए मुझे गो टू वेबसाइट, वहां पे ऐड न्यू आइटम। अब एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में से मैं वेब फॉर्म ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये आया डायलॉग बॉक्स, वेब फॉर्म पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे भी नाम देना है। पेज का नाम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। चलिए, पेज का नाम है रजिस्ट्रेशन डॉट एएचपी। और यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है सिलेक्ट फ्रॉम मास्टर पेज वाला, ये टिक होना जरूरी है। और जब जस्ट मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, एक मास्टर पेज का ऑप्शन आया। मैं चाहता हूँ कि इस मास्टर पेज के ऊपर से वो फॉर्म जो है वो ऐड हो जाए। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और ऐड बटन, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। इतना बोल के सही, ये आपको बाय डिफॉल्ट कोड जो है वो दिख रहा होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कोड है। अब मेरे लिए अगर मैं डिजाइन में जाता हूँ अभी, चलिए मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक पेज ऐड है, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ डिजाइन ऑलरेडी है। ये डिजाइन इसलिए है क्योंकि ये एक मास्टर पेज से मैंने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब अगर ये चीज कैसे आई आपको नहीं पता तो आपको इसके प्रीवियस वाला जो मैंने वीडियो भेजा हुआ है मास्टर पेज वाला, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। अब चलिए फॉर्म, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पे से अगर अगर कोई इमेज चाहते हो आप तो इमेज भी डाल सकते हो। फिलहाल मुझे इमेज की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ फॉर्म चाहता हूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए मुझे टेबल की जरूरत है और टेबल में एचटीएमएल वाला टेबल इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए मैं नीचे आया और यहाँ पे टेबल है, जस्ट डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे 3x3 का एक टेबल आ गया है। उसके अंदर मुझे मुझे जो रिक्वायरमेंट मेरी जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म बनाने के लिए, ये मुझे इससे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए। मतलब पहले कॉलम में सपोज मैं नेम
मतलब कॉलम का नाम लिखूंगा और दूसरे कॉलम में मुझे उस पर कंट्रोल्स की लिस्ट लगेगी। इसमें मुझे 2 ही कॉलम की जरूरत है। तो तीसरा जो कॉलम है उसकी मुझे जरूरत नहीं, तो मैं तीसरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। चलिए डिलीट कॉलम, वहां पे क्लिक करने में डिलीट हो गया। अब देखिए ये अभी 2 कॉलम और 3 रो हो गए। चलिए मुझे अभी फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म बनाने के लिए पहला जो पार्ट है देखो ये, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ और इसको मैं हेडिंग डालता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसको मैंने मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के लिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक एंड मर्ज सेल। मर्ज मतलब एक ही सेल बन जाता है वो दोनों मिलके, तो एक सेल हो गया। अब मुझे लेबल चाहिए, मतलब बड़ा नाम मुझे वहां पे डालना है, इसलिए मैंने लेबल लिया। चलिए टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है लेबल की, उसमें मैं नाम लिखता हूँ, मुझे जो नाम चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और उसकी फॉन्ट नाम की भी प्रॉपर्टी रहती है, मैं उसको एक्सपांड करता हूँ। जस्ट कॉर्नर पे क्लिक किया तो एक्सपांड हो गया वो। उसको मुझे क्या क्या करना है, बोल्ड करना है, उसके बाद में साइज जो है उसकी बड़ी करनी है। आप कम ज़्यादा साइज जो है आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और ये जो लेबल है मैं सेंटर में चाहता हूँ, इसलिए अलाइनमेंट नाम का ऑप्शन है। अलाइनमेंट अगर मैं उसको सेंटर कर दूँ तो वो सेंटर में आ जाएगा। चलिए इस तरह से। ठीक है, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप सारी फील्ड बनानी है। चलिए बना लेते हैं। पहला जो मुझे फॉर्म में ऑप्शन चाहिए वो चाहिए नेम, कि सामने वाला बंदा खुद का नाम डाले। ठीक है, और बाजू के टैब में मैं आता हूँ, बाजू वाले यहाँ पे सेल में, और वहाँ पे मुझे नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं अपन। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, जस्ट डबल क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स आ गया। उसके बाद में मैंने टैब दिया तो मेरा कर्सर जो है नीचे वाली लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ नेम, उसके बाद में ईमेल आईडी, और यहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए नीचे टेबल जो है खत्म हो गया, नीचे रो नहीं है। तो आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप रो ऐड कर सकते हो। अब देखो मेरा कर्सर जो है आखिरी वाले सेल पे है रखा हुआ। अगर अब मैंने यहाँ पे टैब अगर बटन दबाया, टैब ये बटन कीबोर्ड पे होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर वो बटन दबाया तो ऑटोमेटिक रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। देखिए ये इस तरह से, और एक बार दबाऊं ये इस तरह से, मतलब रो जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। या फिर दूसरी टेक्निक ये है कि आपको अगर रो चाहिए तो आप वहीं पे राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाइए और रो करके ऑप्शन रहेगा। देखिए रो अबव, रो बिलो, मुझे बिलो नीचे चाहिए, रो नीचे आ गया। देखिए इस तरह प्रकार से वो ऐड हो जाए। चलिए अगला वाला फील्ड मुझे चाहिए मोबाइल नंबर। तो ये लिया मैंने मोबाइल नंबर। उसके लिए भी मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ठीक है टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब मुझे यहाँ पे चाहिए चूज यूजर नेम, मतलब बंदा है जो खुद का यूजर नेम चूज करेगा, उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स। और चूज पासवर्ड, ऐसा भी ऑप्शन चाहिए, वो खुद का पासवर्ड भी ये करेगा, सेट करेगा, उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। ये लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स। और हाँ, यहाँ पे मैं और एक ऑप्शन लेता हूँ चूज प्रोफाइल फोटो करके, ताकि प्रोफाइल का फोटो भी, मतलब खुद का फोटो भी अपलोड कर पाए। चूज प्रोफाइल फोटो, ठीक है। और यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए जो कंट्रोल इस्तेमाल होता है वो होता है फाइल अपलोड। मैंने फाइल अपलोड पे जस्ट डबल क्लिक किया, वो कंट्रोल आ गया। फिर से टैब लगाया तो नीचे देखिए टेबल जो है बड़ा बड़ा होते जा रहा है। अब मुझे आखिर में सिर्फ बटन चाहिए। तो बटन लेने के लिए यहाँ पे देखिए बटन नाम का कंट्रोल है, जस्ट डबल क्लिक करना है, वहाँ पे बटन आ गया। चलिए अब बटन के ऊपर मुझे सबमिट ये वर्ड चाहिए। तो बटन की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, इसमें मैं सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट। ठीक, सेव किया अभी। तब आप जो है अपनी मर्जी से इसमें गैप भी बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। अब सपोज मुझे अगर गैप बढ़ानी है तो एक एक रो मुझे नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं हर किसी के नीचे एक एक रो ऐड कर देता हूँ, रो बिलो, रो बिलो। मतलब आप
गैप दे सकते हो, या फिर जब क्रिएट करते हो तभी क्रिएट करते वक्त ही गैप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैंने गैप दे दिया है, सेव किया, फॉर्म भी रेडी है मेरा। एक बार बस मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ कि कैसे दिखता है। अब रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जो मेरा पेज है उसको राइट क्लिक करना पड़ेगा, व्यू इन ब्राउजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक कर दिया मैंने, व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक किया, अब वो रन होगा। चलिए, ये रन हो गया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो कुछ इस तरह से बन गया है। ओके, आप और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ। अब ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो इसको लिंक नहीं है, मतलब मेनू बार में जो मैंने रजिस्ट्रेशन नाम का ऑप्शन लिया उसको लिंक नहीं है। देखिए, अगर मैंने अबाउट उस पर क्लिक किया तो अबाउट उसका पेज आ जाएगा, सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज का पेज आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आया। लेकिन अगर मैंने रजिस्ट्रेशन का पेज पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन का पेज नहीं आ रहा है, तो वो आना चाहिए, वो लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो को फिर से जाता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो में। लिंकिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू मास्टर पेज। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वो पेज आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन ही मेन्यू सिलेक्ट किया और आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी में गए, ढूंढते हैं आइटम्स। ये यहाँ पे आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन का हमारा ऑप्शन है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाना चाहिए, इसलिए नेविगेशन यूआरएल, नेविगेट यूआरएल नाम की प्रॉपर्टी होती है। चलिए वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आया, आपको जो पेज लिंक करना है वो आप सिलेक्ट कर लो। मुझे रजिस्ट्रेशन का पेज लिंक करना था, मैंने इसलिए रजिस्ट्रेशन का पेज सिलेक्ट कर लिया और जस्ट ओके बोल दिया। ओके बोलने के बाद अभी यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर देता हूँ, सेव करता हूँ और एक बार रन करता हूँ। रन मतलब ऑलरेडी रन ही है, बस मैं उसको रिलोड कर देता हूँ और रिलोड होने के बाद बस मुझे एक बार रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब क्लिक करने के बाद फॉर्म आया रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तब आपने रजिस्ट्रेशन का तो फॉर्म फिलअप कर दिया, होना ये चाहिए कि जब कोई बंदा ये फॉर्म फिलअप करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर चली जानी चाहिए। तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक फॉर्म फिलअप करता हूँ। जैसे कि मैंने कृष्णा यादव इस नाम से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ मैं। ईमेल आईडी सपोज krishna@gmail.com, मोबाइल नंबर सपोज, चूज यूजर नेम, वो खुद का पासवर्ड यूजर नेम चूज करेगा। सपोज में क्रिश चूज किया और पासवर्ड के 123 चूज किया। अब हालांकि पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए था, तो पासवर्ड अगर दिखना नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं अपन, उसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड नाम की, अगर वो आपने पासवर्ड सेट कर दिया तो वहाँ पे वो पासवर्ड दिखेंगे नहीं। ठीक है, और उसके बाद में आखिर में क्या होगा, प्रोफाइल फोटो जो है वो चूज होगा, यहाँ से क्लिक होगा और फोटो जो कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे, मतलब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो भी आप सिलेक्ट करोगे फोटो वो सबमिट हो जाएगा सर्वर पे। चलिए यही हमको करना है। एक बार मैं उसका जो पासवर्ड वाला जो पार्ट है टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी सेट कर लेते ताकि पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे वापस जाता हूँ। चलिए रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में वापस आ गए, पासवर्ड को इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आए टेक्स्ट मोड करके प्रॉपर्टी रहती है, उसकी वैल्यू देखिए सिंगल लाइन लिखा हुआ है, हमको वो चेंज करके पासवर्ड करना पड़ेगा। जब आप पासवर्ड करोगे तब जाके आप जो कुछ भी टाइप करोगे वो बुलेट्स में आ जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। चलिए चेक करके देखते हैं। वापस आया, मैं रिलोड किया फॉर्म को, अब आउटपुट चेक करते हैं। देखिए अगर मैंने पासवर्ड में कुछ भी टाइप किया अभी, तो देखिए मैंने टाइप किया है लेकिन पासवर्ड जो अभी दिख नहीं रहा। ओके, ठीक है, अब करना ही क्या है, आपको समझ गया कि ये फॉर्म अभी फिलअप होने वाला है। फिलअप होने के बाद ये बटन के क्लिक पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी की कंडीशन ये है कि आपके पास अभी दो पार्ट है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ।
कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, आपने एक फॉर्म बना के रखा है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, ये पार्ट मतलब आपका क्या होगा, फ्रंट एंड हो गया, मतलब जिसमें आपने डिजाइन करके रखा। और आपको करना ये है कि जब भी सबमिट बटन पे कोई बंदा क्लिक करेगा तब आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में डाल देनी है। ठीक है, डेटाबेस में डाल देनी है, मतलब जिसको अपन बैकएंड बोलते हैं, बैकएंड जिसको अपन बोलते हैं उसके अंदर डाल दें। मतलब अब तक कि आपने जो कुछ भी काम किया वो फ्रंट एंड में था, सिर्फ आपने व्यू बनाया, फॉर्म बनाया। लेकिन अब जब फॉर्म फिलअप करने की बारी आ रही है तो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है फॉर्म फिलअप होने के बाद डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। चलिए करके देखते हैं फिर। अभी इसके लिए हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे ये देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब तक के जो कुछ भी काम हुआ आपका वो विजुअल स्टूडियो के अंदर हुआ, मतलब फ्रंट एंड में कोडिंग वगैरह लिखना सब उसके अंदर हुआ। अब जरूरत है आपको डेटाबेस की, और डेटाबेस जो है वो यहाँ पे देखिए स्क्रीन में दिख रहा है। मेरी सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है वो इंस्टॉल्ड है, ये मेरा डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के अंदर सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए डेटाबेस के साथ अगर काम करना है तो सबसे पहले हमको डेटाबेस जो है क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको टेबल बनाने पड़ते हैं, और टेबल के अंदर आपको उसके हिसाब से कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। ये टेक्निक रहता है जब आप किसी फ्रंट एंड के लिए डेटाबेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा यह है कि डेटाबेस बनाया जाए। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमको जिस चीज़ की जरूरत है वो है एसक्यूएल सर्वर। तो इसको ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे डेटाबेस बनाते वक्त आपकी फील्ड में, मतलब आपके फॉर्म में फ्रंट एंड में जो जो ऑप्शंस है वही आपको टेबल के अंदर पुट करने हैं। चलिए देखते हैं फिर। अभी मुझे डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस पे राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कर देना। ऐसा करने के बाद सिस्टम आपको एक्सेस पूछेगी और आपको यस कर देना है। आप जब किसी सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करते हो तब उस सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए जो कुछ भी ऑथोरिटी लगती है वो उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। इसलिए वो आपने राइट क्लिक और रन एज एडमिन करना चाहिए। अगर मैंने उसको राइट क्लिक और रन एज एडमिन नहीं किया होता तो हो सकता है डेटाबेस क्रिएट करते वक्त मुझे एरर आ जाए। ओके, अभी देखिए मेरे पास जो सिस्टम मतलब वर्जन इंस्टॉल्ड है वो है एसक्यूएल सर्वर 2016। आप कोई भी वर्जन का यूज कर सकते हो, मतलब 2005 से लेकर 2019 तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सारे डेटाबेस जो वर्जन है वो लगभग सेम ही काम करते हैं, बस उसमें स्लाइटली फर्क रहता है। अब देखते हैं, इसको ऊपर होने देते हैं, ये थोड़ा वक्त ले सकता है। अब देखिए ये स्टार्ट हो गया है और इस तरह से कुछ उसमें लुक आया हुआ है। अब वहां पे सर्वर नेम लिखा हुआ है और एक कनेक्ट का बटन है। बाय डिफॉल्ट देखिए सर्वर नेम में क्या लिखा गया है, वहां पे लोकल होस्ट ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हर किसी के सिस्टम में लोकल होस्ट लिखा रहेगा ये जरूरी नहीं है। लोकल होस्ट जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर का नाम रहता है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा तो कुछ लोगों के वहाँ पे सर्वर नेम की जगह सिस्टम का नाम लिख के आ सकता है। लोकल होस्ट ये मेरे सिस्टम का नाम है वो जो उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है, उसके बाद में नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहां पे देखिए विंडोज ऑथेंटिकेशन ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। उसके नीचे दो तीन ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन है, उसमें से दो ऑप्शन अपने काम के हैं। एक विंडोज ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन क्लिक किया और कनेक्ट बटन पे क्लिक किया तो देखिए यूजर नेम और पासवर्ड जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वो डालने की जरूरत नहीं। लेकिन वही अगर मैंने एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट किया तो नीचे देखिए लॉगिन और पासवर्ड ये पूछ रहा है, और कनेक्ट बटन क्लिक करने के बाद मतलब क्या होगा कि मुझे डेटाबेस एक्सेस करने के लिए उसके बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि वो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन हो, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में मेरे सिस्टम में बना रहा हूँ, इसलिए मुझे इस यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ विंडोज ऑथेंटिकेशन। अब आपको ध्यान में रखना है कि कब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट
आपके ही लैपटॉप में या फिर आपके ही सिस्टम में कर रहे हो तो आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना चाहिए। यही अगर आप आपका प्रोजेक्ट लाइव सर्वर पे कर रहे हो, मतलब ओरिजिनल सर्वर है, उसके आपको पास यूजर नेम पासवर्ड दिए गए हैं, तो फिर आपको सिलेक्ट करना चाहिए एसक्यूएल सर्वर, और उसके जो रिलेटेड यूजर नेम पासवर्ड है वो आपको वहाँ पे डालने चाहिए। चलिए अभी मैं मेरा ये जो कुछ भी प्रोजेक्ट है लोकल सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और कनेक्ट होने के बाद आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर टेबल भी बना सकते हो। ये थोड़ा वक्त लेगा और यहाँ पे एक एरर आ सकता है, वो एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो देखते। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आया, नेटवर्क रिलेटेड इंस्टेंस स्पेसिफिक ऑकर्ड, ठीक है, व्हाइल एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन। ये एरर एक कॉमन एरर है जो बहुत बार आता है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। कई बार क्या होता है, सब कुछ बराबर होने के बावजूद भी कनेक्ट डेटाबेस जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम्स के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल के लिए जो सर्वर लगता है वो मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए आपको रन में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं नीचे टाइप करता हूँ रन, ये रन का ऑप्शन आ गया वहाँ पे, बस मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कि डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे टाइप करना है services.msc, services.msc। ये लिखने के बाद अगर मैंने ओके कर दिया तो एक कमांड फायर होगी, जिसके वजह से सिस्टम के अंदर जितने भी बैकग्राउंड सर्विसेज चल रही है उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपको बस उस सर्विस में एक एसक्यूएल सर्वर नाम की सर्विस रहेगी, जो उसको आपको ऑन करना है। अब देखिए ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ये ऑप्शनल प्रोसेस है, ये आपको तभी करने हैं कि अगर आपका डेटाबेस जो है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा तो। अभी जबकि मेरी सिस्टम में कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एरर दिया, तो ये एरर को सॉल्व करने के सिर्फ मैं इतना करता हूँ। अगर ये एरर नहीं आता तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट आ गई है, ये सभी बैकग्राउंड प्रोसेस है, उसमें आपको ढूंढना है एसक्यूएल सर्वर, तो मैंने एस टाइप किया, तो यहाँ पे देखिए काफी सारी लिस्ट है। तो मुझे ये वाली मेरी सर्विस है, देखिए एसक्यूएल सर्वर इन ब्रैकेट एमएस एसक्यूएल सर्वर, इस सर्विस को आपको बस स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, तो वो जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये सर्विस शुरू ही रहती है, लेकिन कभी कभी सपोज अपन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ऑन ऑफ होती रहती है और कभी कभी ऑफ होती है तो शुरू नहीं होती, तो आपको उसको मैनुअल शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है। मैनुअली उस सर्विस को कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में मैंने अभी बताया। ध्यान रखना आपको, रन में गया मैं और वहाँ पे टाइप किया services.msc, और ये टाइप करने के बाद ये लिस्ट आने के बाद यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया एसक्यूएल सर्वर, और बस उसको राइट क्लिक करके स्टार्ट कर दिया। चलिए ये हो गया। और वापस आता हूँ मैं यहाँ पे और कनेक्ट बटन पे फिर से क्लिक करता हूँ। हाँ अभी ये स्टार्ट हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया प्रॉपर। अब देखिए राइट है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन है डेटाबेसेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। ये मैंने उसको एक्सपांड किया। एक्सपांड करने, अब मैंने उसको एक्सपांड किया तो उसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं इस सिस्टम के अंदर, अब ये पूरे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखिए मेरे सिस्टम में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग डेटाबेस रहता है, इसलिए इतने सारे ऑप्शन वो आपको दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपने अगर फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया और आपने उसको एक्सपांड किया तो भी वो आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं दिखेंगे। एनीवे अभी हमको ये करना है कि इसके अंदर डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बता चुका हूँ कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। डेटाबेस में बस राइट क्लिक कीजिए और न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। हाँ अभी एक डायलॉग बॉक्स आया, वहाँ पे देखो आपको लिखा है डेटाबेस नेम, यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम डालना है। अब आप डेटाबेस का नाम कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या करना है कि एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल रहेगा उसके अंदर सेव हो जाना चाहिए।
तो ठीक है, आप किसी भी प्रकार का नाम वहाँ पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेटाबेस में हाँ बस इतना होना चाहिए कि आपका डेटाबेस का नाम जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आता हूँ और डेटाबेस का नाम देता हूँ मैं, सपोज टीम। मेरे डेटाबेस का नाम है टीम, और टीम के अंदर मैं अलग अलग टेबल्स बनाऊंगा। ओके, अब देखिए डेटाबेस का नाम मैंने टाइप किया कैपिटल में, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है डेटाबेस कैपिटल में लेते हैं। चलिए, अब नीचे ओके का बटन है, बस ओके पे बटन क्लिक कर देता हूँ। अब ओके बटन पे क्लिक करने के बाद सिस्टम इंटरनली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी और वहां पे एक ब्लैंक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं, देखिए अब वो डायलॉग बॉक्स चला गया है। अब हमें हमारा डेटाबेस देखना है, तो डेटाबेस जो आपको मिलेगा वो आपके एकदम आखिर में मिलेगा। देखिए आप एकदम आखिर में यहाँ पे टीम दिख रहा है आपको, टीम लिखा हुआ। हाँ, अब इसको मैं, इसके अंदर मुझे टेबल्स बनाने हैं। ओके, अब देखिए मैंने टेबल मतलब डेटाबेस को क्रिएट कर दिया है, उसके हिसाब से मुझे टेबल बनाना है। चलिए टेबल बना दिया, तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो इसके आगे प्लस का साइन है, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होने के बाद वहां पे टेबल्स, व्यूज, ऐसे काफी सारे ऑप्शन है अलग अलग। तो उसमें से अभी जो मुझे ऑप्शन चाहिए वो है टेबल्स, तो उसको भी एक्सपांड करते हैं। मैंने उसको एक्सपांड किया, और एक्सपांड करने के बाद इसके अंदर भी दो ऑप्शन आए हैं। अब ये दो ऑप्शन जो है ऑप्शनल है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको इसका कोई यूज नहीं है। आपको जो टेबल्स चाहिए वो आपको खुद अपने लिए, आपकी रिक्वायरमेंट जो कुछ भी होगी उसके हिसाब से बनाना है। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट में वापस जाते हैं। हमें करना ये था कि ये हमारा रजिस्टर फॉर्म, जो कि सामने वाला बंदा जो भी यूजर है वो ये फॉर्म फिलअप करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस के अंदर जो टेबल रहेगा उसके अंदर सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमको टेबल बनाना जरूरी है। तो ठीक है, टेबल बना देते हैं, लेकिन टेबल बनाते वक्त उसके अंदर कॉलम्स भी डालना पड़ेगा, मतलब फील्ड कौन सी आने वाली है। तो ये फील्ड जो है उसके अंदर आने वाली है। चलिए देख लेते हैं। वापस मैं डेटाबेस में जाता हूँ, और इसमें अगर टेबल में टेबल बनाने हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और टेबल करके ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैसे तो अगर मेरा वर्जन कोई पुराना या फिर कोई दूसरा वर्जन होता तो यहाँ पे न्यू टेबल करके ऑप्शन आता है, लेकिन ये मेरा 2016 का वर्जन है, इसलिए यहाँ पे टेबल्स करके ऑप्शन है। ओके, अलग अलग वर्जन में ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका जो है वो एक जैसे रहेगा। तो मैं टेबल्स पे क्लिक करता हूँ। टेबल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मुझे कॉलम्स और उनके डेटा टाइप स्पेसिफाई करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एडिटर ओपन हो गया और वहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम नेम, उसके बाद में डेटा टाइप, उसके बाद में हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे कॉलम का नाम डालना है। कॉलम का नाम क्या डालना है? अभी देखिए, जो भी आप फॉर्म, जिस फॉर्म को आप सेव करने वाले हो उस फॉर्म में जो जो फील्ड्स आपको दिख रही है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी के सभी जो है वो कॉलम के नाम ही है। तो ये कॉलम जो है मुझे वहां पे लेने हैं। ठीक है, ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम है वो है नेम, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब नेम टाइप करने के लिए मैं स्मॉल केस में टाइप करता हूँ नेम। उसके बाद में डेटा टाइप लिखना है। तो डेटा टाइप वैसे तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए काफी सारे डेटा टाइप्स है, लेकिन मुझे एक डेटा टाइप सिलेक्ट करना है जो है एनवायरचर। देखते लिस्ट में आएगा वो, और वहाँ पे इसके अंदर काफी सारे डेटा टाइप्स है, इसलिए वो थोड़ा लोड ले रहा है। ठीक है, क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग डेटा टाइप है, एनटेक्स, न्यूमेरिक, एनवायरचर 50, एनवायरचर मैक्स। तो अभी मुझे जो डेटा टाइप चाहिए वो ले रहा हूँ मैं एनवायरचर 50। एनवायरचर 50 का मतलब होता है कि 50 कैरेक्टर्स तक के आपको आप डेटा टाइप कर सकते हो। मतलब किसी का नाम अगर 50 के ऊपर होगा तो वो वहाँ पे एरर आ सकता है। ठीक है, तो 50 के नीचे ही वो जो नाम है वो होना चाहिए। ओके, सपोज आपको लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा है जिसका नाम जो है 50 कैरेक्टर्स के ऊपर हो जाता है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एनवायरचर मैक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेम पेन डाल लिया। नेक्स्ट जो फील्ड है मेरे लिए वो है ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर यूजर नेम। चलो ले लेते हैं उनको भी। ईमेल आईडी, तो मैंने ईमेल टाइप कर किया। अब देखिए अगर आईडी टाइप कर रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो डेटाबेस के कॉलम टाइप लिखते वक्त यहाँ पे ऐसा स्पेस देते हैं, ईमेल स्पेस आईडी। तो आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस के कॉलम जब भी आप स्पेसिफाई करते हो
जब आपको स्पेस नहीं देनी है। अगर आपको स्पेस देनी ही नहीं, मतलब 2 वर्ड अगर दिखानी है आपको, तो फिर आपको अंडरस्कोर आप वापस लगा सकते हो, दोनों के बीच में जो है अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटर वे ये है कि आपको 2 वर्ड्स अगर ऐड करने हैं तो वहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ समझने के लिए मैं सिर्फ वहाँ पे ईमेल लिखता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं एनवायरकर 50। चलो नेम को भी सपोज मैं एनवायरकर 50 कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर, यूजर नेम। अब लेते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं सिर्फ टाइप करता हूँ मोबाइल और उसका वहाँ पे यहाँ पे डेटा टाइप लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर में कौन सा डेटा टाइप लेना है। अब आप यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे इंटीजर लेना है और कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रिंग लेना है। देखिए अभी यहाँ पे इंटीजर लेना है या स्ट्रिंग लेना है। अगर यहाँ पे इंटीजर लेते हो आप लोग तो होता ये है कि इंटीजर अगर लिया तो इंटीजर का रेंज काफी ज्यादा बड़ा नहीं रहता, क्योंकि मोबाइल नंबर को एज ए इंटीजर कंसिडर करेगा और मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का होता है। मतलब वो अगर गिना जाए तो वो नंबर जो है 10 करोड़ के आसपास कुछ भी उसकी वैल्यू आती है, क्योंकि वो 10 डिजिट का रहता है। तो और आपको वैसे भी मोबाइल नंबर के कोई ऑपरेशन परफॉर्म थोड़ी करना है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो कुछ भी करना ही नहीं है, तो उसको इंटीजर लेके फायदा नहीं है। इंटीजर किस कॉलम को लेते हैं? ऐसा कॉलम जिसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, जैसे कि किसी की सैलरी हो गई है तो सैलरी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, सैलरी के ऊपर टैक्स लग सकता है, मतलब ऐसी इंटीजर फील्ड जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, वही फील्ड जो है सिर्फ इंटीजर मिलेगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का कोई मतलब नहीं है, मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ शो पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, दिखाने के लिए, ठीक है। उसका ना ही कोई एडिशन होता है, ना ही उसका कभी सब्सट्रैक्शन होता है, तो सिर्फ आपको शो ही करना है। तो फिर आपको इंटीजर ना लेते हुए आपको लेना चाहिए एनवायर कैर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एनवायर कैर 50 ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मैं बाई डिफॉल्ट एनवायर कैर ही लिखता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है मेरे लिए यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और प्रोफाइल कोड, ठीक है। अब मुझे यूजर नेम चाहिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया यूजर नेम, उसका भी मैं सपोज एनवायर कैर 50 लेता हूँ और पासवर्ड भी स्टोर करना है तो उसके लिए भी पासवर्ड फील्ड लेता हूँ और उसका भी एनवायर कैर 50 ले लेता हूँ। लास्ट जो पार्ट है वो पार्ट है फोटो। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे होना ये वाला है कि फोटो यहाँ से सिलेक्ट होगा, ठीक है। सामने वाला ये फाइल अपलोड कंट्रोल है और सामने वाला बंदा यहाँ से अपना फोटो सिलेक्ट करने वाला है। अब होगा ये कि अगर मुझे यहाँ पे फोटो लेना है तो मुझे फोटो नाम का कॉलम बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने बनाया। अब मेन चीज है कि यहाँ पे डेटा टाइप क्या रखना है फिर, है ना। अब डेटा टाइप क्या रखना है, अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि भाई इमेज के लिए कुछ होगा, चलिए देखते हैं। देखिए आप इमेज के लिए इमेज नाम का भी एक डेटा टाइप है, लेकिन बात ऐसी है कि फोटो हम जो स्टोर करेंगे, हम फोटो 2 हिस्सों में स्टोर करने वाले हैं। वो कैसे? डेटाबेस के अंदर मुझे सिर्फ फोटो का नाम आना चाहिए और फोटो जो है एक फिजिकली प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर करने वाले हम, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि अगर आपने इमेज को इस डेटाबेस के अंदर स्टोर किया, मतलब इमेज डेटा टाइप के अंदर स्टोर किया, तो इसमें मेमोरी काफी ज्यादा लग जाएगी, ठीक है। और मेमोरी ज्यादा लगने के कारण अगर डेटाबेस हेवी हो गया तो उसका बैकअप लेना, उसको रिस्टोर करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बेटर वे ये रहता है कि जब भी आप इमेजेस के साथ काम करते हो, आपको इमेज अगर स्टोर करनी है तो इमेज का नाम सिर्फ डेटाबेस में रखो, बाकी फिजिकली इमेज जो है वो किसी सेपरेट नाम से कोई तो भी फोल्डर में या फिर प्रोजेक्ट के फोल्डर में आप मेंटेन कर सकते हो, वो ज्यादा इजी जाएगा, ठीक है। और कोड भी कम लिखना पड़ेगा। तो मुझे जो है डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम चाहिए, तो इमेज का नाम ही चाहिए तो फिर एनवायर कैर सबसे बेस्ट है। लेकिन इमेज का नाम जो छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं एनवायर कैर मैक्स लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे एड्रेस नाम की फील्ड होती तो मैं वहां पे भी एनवायर कैर मैक्स ले देता। चलिए, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से रेडी है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो काय के हिसाब से मैंने बनाया, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखते, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इस फॉर्म को वो जैसा है वैसा का वैसा उसके हिसाब से मैंने सारे के सारे जो है फील्ड यहाँ पे लिख डाले। मेरा टेबल पूरी तरह से रेडी है। अब सिर्फ आखिरी काम रह गया, वो है प्राइमरी की डालने का।
हर टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है। बहुत सारे लोग डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और उसमें प्राइमरी की डालना भूल जाते हैं। अगर प्राइमरी की नहीं डाली टेबल में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए प्राइमरी की डालना जरूरी है। अगर आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं है और सेम सेम रिकॉर्ड अगर टेबल के अंदर आ गया और वो आपको डिलीट करना है बाय यूजिंग क्यूरी, तो प्राइमरी की न होने के कारण वो सभी डेटा जो है, मतलब आपने एक रिकॉर्ड अगर डिलीट किया तो उसके रिलेटेड जितने भी सेम रिकॉर्ड है सभी के सभी एट अ टाइम डिलीट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती जो है वो प्राइमरी की वजह से हो सकती है। इसलिए टेबल छोटा हो या बड़ा हो, आपको प्राइमरी की लेना जरूरी है वहां पे। ठीक, तो फिर अभी प्राइमरी की लेते हैं। तो प्राइमरी की आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, कॉलम का नाम ही देना है तो मैं आईडी देता हूँ। चलिए, आईडी दिया मैंने। आईडी देने के बाद अभी यहाँ पे इसका डेटा टाइप जो है मैं इंटीजर रखता हूँ, तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप रखा है। यहाँ पे देखिए, टाइप किया, लिस्ट में भी आ जाता हूँ इंटीजर। अब ये जो प्राइमरी की है मुझे ऊपर लेके जाना है, मतलब नेम के ऊपर चाहिए, तो मैं उसको ड्रैग करता हूँ। देखो, मैं माउस से उसको पकड़ा मैंने और ड्रैग करके मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। आप प्राइमरी की अपनी मर्जी से ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी की बनानी है तो प्राइमरी की बनाते कैसे हैं? जस्ट आपको उस कॉलम के बाजू में राइट क्लिक कर देना है और वहां पे देखिए ऑप्शन आ गया सेट प्राइमरी की, है ना, वहां पे क्लिक कर देना है। तो वैसे जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया, देखो वहां पे की वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, वहां पे की वाला ऑप्शन है, मतलब वो जो चीज है वो प्राइमरी की है। और प्राइमरी की मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाइड रहेगी, उसके अंदर का डेटा कभी भी रिपीट नहीं होगा। ओके, और उसके अंदर का डेटा रिपीट नहीं होगा ऐसा बोला अपन ने, तो उसके लेकिन उसके अंदर डेटा आएगा कहाँ से? देखिए, ये कॉलम जो है, ये सभी के सभी कॉलम के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है? मेन फॉर्म में से आ रहा है। लेकिन मतलब देखिए, नेम का डेटा इस फॉर्म में से आ रहा है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड एंड फोटो, ये सभी फील्ड्स जो है वो फॉर्म में से आ रहे हैं। लेकिन प्राइमरी की तो यहाँ से पास ही नहीं हुआ। अगर प्राइमरी की यहाँ से पास नहीं हुआ तो प्राइमरी की यहाँ आएगा कैसे? करेक्ट, तो फिर अभी प्राइमरी की लाना है। यहाँ पे प्राइमरी की लाने के दो कंसेप्ट है, दो टेक्निक्स है। एक तो प्राइमरी की के लिए आप अलग से फील्ड एडजस्ट करो या फिर कोड लिखो, या फिर दूसरा सबसे इजी वे है कि प्राइमरी की मैनेजमेंट का काम खुद सिस्टम की तरफ दे दो। तो ये मैनेजमेंट का काम खुद सिस्टम की तरफ देना ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी की जो है खुद सिस्टम मैनेज करे। अब देखिए, प्राइमरी की सिस्टम मैनेज कैसे करेगा? कॉलम पे क्लिक करो, कॉलम पे क्लिक करने के बाद नीचे देखो कॉलम प्रॉपर्टीज करके ऑप्शन रहता है। मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी की ऑटोमेटिक आ जाए और एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, मतलब जितने जितने रिकॉर्ड ऐड हो उसके हिसाब से वो बढ़ती चली जाए, और ये ऐड करने का टेंशन डेवलपर को ना रहे। अगर ऐसा करना है तो फिर जाना पड़ेगा कॉलम प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन करके एक ऑप्शन आता है। ओके, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नो रहती है, तो इसकी वैल्यूज हमको चेंज करनी है, तो इसको एक्सपांड करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्सपांड करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ईज आइडेंटिटी जो है वो नो लिखे हैं, हमको सिर्फ उसको यस कर देना है। यस, यस करने के बाद नीचे की दो वैल्यूज एक्टिवेट हो गई। एक में लिखा हुआ है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और एक में लिखा हुआ है आइडेंटिटी सीड। अब इनके मतलब क्या है? आइडेंटिटी सीड की वैल्यू है 1, इसका मतलब आइडेंटिटी सीड मतलब कहाँ से प्राइमरी की स्टार्ट होनी चाहिए, तो प्राइमरी की स्टार्ट होगी 1 से, मतलब जो पहला रिकॉर्ड डेटाबेस में आएगा उसका प्राइमरी की रहेगा 1। और उसके बाद में है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का मतलब होता है कितने से बढ़ना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ है 1, इसका मतलब क्या होगा? हर प्राइमरी की जो है वो एक एक से इंक्रीमेंट होगा। अगर पहली प्राइमरी की 1 है और अब दूसरा रिकॉर्ड सेव हो रहा है डेटाबेस में, तो एक से इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब दूसरे को प्राइमरी की मिलेगी 2। उसके बाद में कोई नया रिकॉर्ड आया तो 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही प्राइमरी की जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे जो सेटिंग्स करनी थी मैंने कर दिया। याद रहे, मैंने सिर्फ ईज आइडेंटिटी को यस कर दिया, आपको उतना ही करना है। और ऐसी प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप को ही लगता है। आपने अगर प्राइमरी की का डेटा टाइप जो है, मतलब आईडी का डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग रखा तो ये ऑप्शन नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। चलिए, अब मुझे करना यह है कि टेबल जो है वो सेव कर देना है।
तो टेबल को सेव कर लेते हैं। टेबल को सेव करने के लिए एक तो आप यहाँ पे क्रॉस बटन है वो दबा दो, या फिर कंट्रोल एस दबाओ। तो मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ। जैसे ही कंट्रोल एस दबाया एक डायलॉग बॉक्स आया। चलिए डायलॉग बॉक्स में टेबल का नाम टाइप करते हैं। जिस तरीके से आपने डेटाबेस का नाम रखा, डेटाबेस को नाम दिया आपने टीम, उसी तरह अभी ये जो टेबल है उसको भी नाम देना पड़ेगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जितना भी डेटा है वो काय में स्टोर होगा, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में। और उस टेबल का जो मैंने पहला लेटर जो है कैपिटल रखा। अब ध्यान रखिए, डेटाबेस में मैंने डेटाबेस का जो नाम रखा वो पूरा कैपिटल में, टीम TEAM कैपिटल में है। और रजिस्ट्रेशन का टेबल बनाया मैंने, और उसका जो नाम रखा मैंने रजिस्ट्रेशन रखा, उसमें R कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। और रजिस्ट्रेशन टेबल में जो कॉलम्स रखे वो सभी के सभी स्मॉल है। ठीक है, अब मैं बस इसको ओके कर देता हूँ। ओके बोलने के बाद टेबल जो है यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो बाय डिफॉल्ट आपको स्कीमा दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको आपको क्लोज बटन पे क्लिक करके क्लोज कर देना है। क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे टेबल दिखना चाहिए था, लेकिन दिख नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने उसको रिफ्रेश नहीं किया, तो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब देखिए, तो टेबल्स जो है उसको रिफ्रेश करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करके बटन है, वहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा बना हुआ टेबल जो है वहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब मुझे इस टेबल को एक बार बस ओपन करके देखना है। तो टेबल को ओपन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं। और राइट क्लिक के बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट टॉप 1000 रोज ऐसा दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करते हैं। अब सिलेक्ट, आप सभी को मालूम है कि डेटाबेस में सिलेक्ट नाम की कमांड होती है जो डेटाबेस में से रिकॉर्ड बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो सिलेक्ट टॉप 1000 रो एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि उसके अंदर के रिकॉर्ड्स में देख पाऊँ। अब जरूरी नहीं कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे वो ऐसा का ऐसा ही बाकी वर्जन में हो। कुछ एसक्यूएल सर्वर के वर्जन ऐसे हैं, वहाँ पे ऑप्शन है ओपन टेबल करके। ठीक है, तो वो भी सेम ही काम करते हैं। तो चलिए मैं सिलेक्ट टॉप 1000 रोज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिस्टम जो है थोड़ा टाइम लेगी और यहाँ पे एक एडिटर ओपन कर देगी, और उस एडिटर में आपके टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेव कर, मतलब शो कर देगी। देखिए एडिटर ऑन हो गया, और यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट में दिखता है आपका आउटपुट। आपके आउटपुट, अभी आपका आउटपुट जो ब्लैंक है। देखिए आपको ID, नेम, ईमेल, मोबाइल ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो ब्लैंक है, सिर्फ कॉलम दिख रहे हैं। और ये शो करने के लिए जो प्रॉपर्टी, मतलब जो कमांड लिखनी पड़ी सिस्टम को, वही है। देखिए आप सिलेक्ट टॉप 1000, फिर ID, मतलब क्या क्या कॉलम चाहिए, ID, नेम, ईमेल, मोबाइल, यूजर नेम, फोटो, पासवर्ड एंड फोटो। और कहाँ से चाहिए, तो फ्रॉम टीम, मतलब डेटाबेस का नाम, और उसके अंदर जो टेबल है रजिस्ट्रेशन उसका नाम। मतलब डेटाबेस करने के लिए जो कमांड लगती है वो भी सिस्टम ने ऑटोमेटिक खुद ही लिख के भेजी है। ठीक है, तो ये भी एक हेल्पफुल चीज है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक रिकॉर्ड में ऐड करूँ मैन्युअली। अब मैन्युअली रिकॉर्ड ऐड कैसे होते हैं, देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर मैन्युअली रिकॉर्ड ऐड करना यही से ओपन करके, तो राइट क्लिक करना पड़ेगा। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट करके ऑप्शन आता है, देखो एडिट टॉप 200 टूल्स, वहाँ पे भी क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एडिट करके ऑप्शन है, अगर इससे पुराना वर्जन होगा तो वहाँ पे ओपन टेबल करके ऑप्शन है। अब वहाँ से डायरेक्टली भी सभी जो कॉलम्स होते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए अभी ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद थोड़ा देखिए आईडी का कलर देखिए, वहाँ पे जो नीचे नल लिखा हुआ है उसका कलर देखिए, और बाकी बाकी जो ऑप्शन है उनका कलर देखिए। जो नल वाला है आईडी का वो थोड़ा फेंट है, और बाकी जो चीज़ है वो एकदम डार्क है। अब एक काम करते मैं टाइप करके देखता हूँ। देखो आईडी में आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आईडी जो है आपने प्राइमरी की रखी है, और वो आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, मतलब सिस्टम खुद ब खुद उसको ऐड करेगी, मतलब वो जगह जो है आपको छोड़ देनी है। चलो मुझे नेम में पहला रिकॉर्ड ऐड करना है। चलो मैं राम नाम टाइप करता हूँ, राम। ईमेल आईडी में लिखता हूँ मैं ram@gmail.com। मोबाइल नंबर लिखता हूँ मैं
यूजर नेम लिखता हूँ राम और पासवर्ड लिखता हूँ सपोज सीता, और फोटो में जो भी फोटो का एक एक्सटेंशन दे देता हूँ मैं ram.jpg। अब और यहाँ पे और एक टैब दिया तो नीचे आ जाएगा वो, टैब देने के बाद देखिए वो नीचे आ गया टैब देने के बाद, और यहाँ पे देखो आईडी में ऑटोमेटिक 1 आ गया। अब ये जो 1 है मैंने टाइप नहीं किया था, वो ऑटोमेटिक आया। वो इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने उसको ऑटो इंक्रीमेंट करके ऑप्शन सेट किया हुआ है। देखो मैं अगर बदलना चाहूँ तो देखो मैं भी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब टाइप हो नहीं रहा वहां पे। क्यों? क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप उसके अंदर कुछ लिख सकते हो, ना ही आप उसको कुछ बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑटो में इंक्रीमेंट है। सिस्टम ने खुद आपने खुद बोला उसको कि आप ऑटो इंक्रीमेंट का पार्ट जो सिस्टम करेगी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल अभी मैंने फीड किया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर के रिकॉर्ड मुझे ओपन करके देखना है, तो इसके अंदर के रिकॉर्ड अगर ओपन करना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, क्लिक किया। अब देखिए फिर से वो जो कमांड है वो कमांड एग्जीक्यूट हुई और आपको आउटपुट भी मिल गया है ना। अब ये जो रिकॉर्ड है ये आपने खुद मैन्युअली ऐड किया, मतलब ये ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप करके नहीं आया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बताएंगे अपन। क्लोज किया, फिर से अगर मुझे कोई, अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसको ओपन कर रहा हूँ डेटा उसके अंदर का। मुझे अभी ऐसा करना है कि ऑप्शन के ऊपर से डेटा ओपन नहीं करना है, कमांड फायर करके मुझे सब कुछ करना है। ये तो एक काम करते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। मैं खुद कमांड लिखना चाहता हूँ, सिलेक्ट की, और जिसके अंदर से मुझे रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा शो होना चाहिए। अगर आप कमांड लिखना चाहते हो मैन्युअली तो फिर आपका टेबल जो है या फिर डेटाबेस जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए न्यू क्यूरी करके बटन रहता है, वहाँ पे क्लिक कर देना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे एडिटर खुल जाएगा। इस एडिटर में आपको जो क्यूरी टाइप करनी है वो क्यूरी आप टाइप कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए मुझे रिकॉर्ड शो करना है, तो मेरी क्यूरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऐसा मैंने लिखा, और लिखने के बाद इसको अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये क्यूरी मैंने हाथ से टाइप किया खुद। अब देखिए इसका कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बटन है, वहाँ पे क्लिक कर दो। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे नीचे आउटपुट आ गया। मतलब अगर किसी को कमांड वगैरह फायर करना है तो आपको न्यू क्यूरी का ऑप्शन क्लिक करके आप उसका कमांड भी फायर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अभी ये मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी ये जो चीज की मैंने डेटाबेस के अंदर एक ही रिकॉर्ड ऐड किया, लेकिन हमको करना ये था कि हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, और जब मैं ये फॉर्म फिलअप करूंगा और सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तब ये इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर चली जानी चाहिए, यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर चली जानी चाहिए। मतलब कंडीशन ये है कि आपके पास ये इस तरह से एक साइड में इमेजिन कीजिए, एक साइड में आपका फ्रंट एंड है और दूसरी साइड में आपका बैक एंड है, ये कुछ इस तरह से। तो होने वाला ये है कि जब भी, अब देखिए मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, होगा ये अभी, अगर किसी ने यहाँ से कोई फॉर्म फिलअप किया, फ्रंट एंड से अगर कोई फॉर्म फिलअप किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए, इस टेबल के अंदर जानी चाहिए। अब यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर है, एक आपका ब्राउजर है मतलब फ्रंट एंड है, और दूसरा एसक्यूएल सर्वर है मतलब डेटाबेस। आप फ्रंट एंड टू बैक एंड इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस के अंदर डालनी है। तो ये चीज करने के लिए हमको जो स्टडी करना पड़ेगा वो है डेटाबेस कनेक्टिविटी पार्ट। ये एक टॉपिक है, ये स्टडी करना पड़ेगा। जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब फ्रंट एंड टू बैक एंड, जब डेटाबेस कनेक्टिविटी हम कर लेंगे तब जाके हमारा इंफॉर्मेशन जो है ये फ्रंट एंड से निकल के बैक एंड में चली जाएगी। ओके, तो ठीक है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, लेकिन ये अपन अगले अगले सेशन में लेंगे। ओके।
आई होप आपको ये मतलब कैसे आज जो देखा हमने कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे बनाते हैं वो समझ गया होगा। हमने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन मतलब फ्रंट एंड रेडी किया और बैक एंड भी रेडी कर लिया। ठीक है, फ्रंट एंड में हमने सिर्फ एक मेनू बार ऐड किया, मेनू बार में एक ऑप्शन लगाया रजिस्ट्रेशन का, तो उसके बाद में मैंने एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया। पेज बनाने के बाद सबमिट का बटन है और ये फील्ड जब मैं टाइप करूंगा फिट करूंगा सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस में जाना चाहिए था। तो डेटाबेस में डालने के लिए आप लोगों ने क्या किया कि एक डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस कैसे क्रिएट किया इसका अपने एग्जांपल देख ही लिया है। डेटाबेस का नाम रखा है अपने टीम, और टीम डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने एक टेबल बनाया जिसका नाम रखा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप लोगों ने, अब देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर बनाया था। स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है, स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसा फॉर्म में दिखा हुआ है। ओके, देखिए सेम नेम, ईमेल, मोबाइल, यूजर नेम, पासवर्ड, फोटो, और यही सारी की सारी चीजें फ्रंट एंड में भी प्रेजेंट थी। तो आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस क्रिएट करते वक्त फ्रंट एंड में जो चीजें हैं वो चीजें आपको डेटाबेस में लेनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ मैंने यहाँ पे कि जब भी आप आईडी लो, है ना, तो हर टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की के लिए मैंने आईडी नाम रखा और मेरी प्राइमरी की का डेटा टाइप जो है मैंने इंटीजर रखा। वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्राइमरी की ऑटोमेटिक एक से इंक्रीमेंट हो। ये चीज़ करने के लिए आपने कॉलम को सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे कॉलम प्रॉपर्टी मतलब नीचे, मैं बड़ा करता हूँ इसको, यहाँ पे कॉलम प्रॉपर्टी नीचे अपने आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन करके ऑप्शन था। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट नो रहता है, तो आपने उसको एक्सपांड करके इस आइडेंटिटी में जाके यस किया, तब जाके ये दोनों ऑप्शन आए। इज आइडेंटिटी मतलब यस करने के बाद इंक्रीमेंट 1 और सीड भी, आइडेंटिटी सीड भी 1 हो गया। ऐसा करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका प्राइमरी की प्रॉपर से सेट नहीं होगा, और सेट नहीं हुआ तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अभी टास्क ये है आज का कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है और उसके हिसाब से आपको डेटाबेस क्रिएट करके देखना है। ओके, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बैचेस भी चल रही है अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, C++, जावा, पाइथन, ASP.NET, जिसमें हम काफ़ी एडवांस कंसेप्ट पढ़ाते हैं। साथ ही में काफ़ी सारे लोग जो है इंटर्नशिप में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसमें हम लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और टीम वर्क भी बढ़ाते हैं। इंटर्नशिप में भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पे। चलिए, थैंक यू सो मच।